हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल केआर एजुकेशन क्लासेस में। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने यूनिट नंबर 7 के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उस वीडियो से कई छात्रों के, कई बच्चों के कमेंट आए कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। और वो जो कमेंट किए थे वो बच्चे वो थे जो पास आउट कर चुके हैं, 12th पास आउट कर चुके हैं कंपटीशन की, या फिर बीए वगैरह कर रहे हैं। तो उन्होंने शिकायत की कि सर हमारा सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो भाई उनका एक नॉर्मल सा है कि जो उनको मैथ पढ़े हुए काफी दिन हो गए, 10वीं में पढ़ी होगी, अगर आर्ट्स से है वो, तो 10वीं में मैथ पढ़ के अगर वो बीए है या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो मैथ है थोड़ा लेवल डाउन रहता है आर्ट वालों का। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये वीडियो मेरे उन्हीं दोस्तों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल आज अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं बेसिक मैथ की। 10th से रिलेटेड ये वीडियो नहीं है। और हाँ, ये जरूर कहूंगा कि ये जो वीडियो है सभी क्लासों के लिए है, हर वर्ग के छात्र के लिए है जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बीए के हो, चाहे वो बीकॉम के हो, चाहे वो बीएससी के हो। क्योंकि अपन मैथ में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, तो अगर हम छोटी छोटी चीजों को ही याद रखेंगे तो अपन मैथ में बहुत अच्छा एक प्रकार से मार्क आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये 10th से या फिर छोटी क्लासों से रिलेटेड तो है ही, क्योंकि हमारा तो नॉर्मली मैथ चलता रहता है छोटी छोटी क्लासों से। तो ये वीडियो मैं उन्हीं को दे रहा हूँ या उन्हीं के लिए बना रहा हूँ स्पेशल, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका मैथ बहुत कमजोर है। एक अगर सिंपल से शब्दों में बोले तो ये 0 लेवल मैथ से है। तो अगर 0 लेवल मैथ से अपन ये मैथ पढ़ लेंगे तो अपन आगे वाली जो वीडियो आएगी या फिर अगर अपन मैथ के जो क्वेश्चन करेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल 0 से पढ़ें, या फिर ये जो वीडियो है बिल्कुल मैथ का 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वीडियो को रेगुलर देखें। आगे मैं इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा, उनमें आपको जितने भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक है, वो टॉपिक सबसे अच्छे तरीके से सोल्व आउट होते रहेंगे और उन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते रहोगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेगुलर हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, कोर्स से रिलेटेड मिलेंगी और बहुत ज्यादा आपको स्टडी में सहायता होगी। तो देखिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल पढ़ेंगे बेसिक मैथ। देखो, बेसिक मैथ को पढ़ने के लिए अपन को छोटी छोटी जानकारियां चाहिए, और छोटी जानकारी जो सबसे छोटा टॉपिक ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति अपने पास में क्या होती है कि ऐसी पद्धति होती है मैथ की ऐसी पद्धति होती है, इसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार की संख्याओं का, उन संख्याओं के संबंधों का, या फिर उनके और बहुत सारे विभिन्नताओं का, या फिर उनके मध्य जितने भी संबंध होते हैं या फिर जो नियम होते हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो अगर अपन इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ठीक, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति बोलेंगे। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं मैथ में, उन संख्याओं का या फिर उनके मध्य जो संबंध होते हैं उनका, या फिर उनके नियमों का अपन एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर अध्ययन करते चले जाएं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। अब इसके बाद में ये तो एक छोटा सा टॉपिक हो गया मैथ का कि संख्या पद्धति होती क्या है। इसके बाद में अपन को संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। और पहली जो संख्या होती है वो अपन लिखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अगर इंग्लिश की बात करें तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर।
संख्याओं को अपन डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। कहां से आया कैपिटल एन? इस नेचुरल से। तो पहला जो संख्या पद्धति में अपने पास में संख्याओं से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है वो अपने पास में क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में अपन जानते हैं प्राकृतिक को क्या बोलते हैं? नेचुरल। और नेचुरल संख्या नेचुरल नंबर जो होते हैं वो उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब देखो इनकी परिभाषा, ये प्राकृतिक संख्या अपन बोले किसको? तो अपन नॉर्मली मैथ में जिन संख्याओं से गणना करते हैं, याद रहेगा कि सामान्य मैथ में या फिर सामान्य अध्ययन में अपन जिन संख्याओं से क्या करते हैं? गणना करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो लिख सकते हैं जिन संख्याओं का हम गणना करने में उपयोग करते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। या फिर इनको अपन डिनोट किससे करते हैं? एन से। तो जैसे, और ये हो गई एन। और पता है सबको कौन कौन संख्या होती है जिनसे अपन गणना करते हैं? 1, 2, 3 और ये ऐसे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या? नेचुरल नंबर। ठीक, यानी कि वो संख्याएं जिनको हम सामान्य तरीके से गणना करने में यूज करते हैं वही क्या कहलाती है? हमारे पास में नेचुरल नंबर कहलाती है। इसके बाद में फिर अपन आगे अध्ययन करते हैं। तो फिर आगे आते हैं हमारे पास पूर्ण संख्याएं। ठीक, ये दूसरी संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं, अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक, डिनोट किससे करेंगे? समझ में आ गया होगा किससे डिनोट करेंगे? जो पहला वर्ड होता है डब्ल्यू, तो इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। देखो ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपन ने इससे पहले क्या पढ़ लिया? प्राकृतिक संख्या पढ़ ली। प्राकृतिक संख्या अपन जान चुके हैं कौन सी होती है कि जिन संख्याओं को अपन किस में यूज करते हैं? गणना करने में यूज करते हैं। वो सारी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। अपन ने डिनोट भी किया था कि n इक्वल टू क्या लिखा था? 1 2 3 और बढ़ जाओ जहां तक अपना मन करे। ठीक है, अगर अपन प्राकृतिक संख्याओं में किसको शामिल कर दें? 0 को। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दे या कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, जैसे किससे डिनोट करेंगे इसको? W से। और क्या क्या आएंगी? 0 1 2 और ऐसे बढ़ जाओ जहां तक आपका मन से। ठीक है, तो वो क्या होगी अपने पास में? पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक, प्राकृतिक हो गया, ये पूर्ण हो गया। अब थर्ड जो आता है अपने पास में वो आता है पूर्णांक। ठीक, और इसको बोलते हैं क्या? इंटीग्रल्स या इंटीग्रल्स बोलते हैं। ठीक, देखो इंटीग्रल्स बिल्कुल इजी होता है। अपने पास में ये तो है पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्याओं का अपन माइनस भी ले लें, पूर्णांक की बात कर रहे हैं। देखो ऊपर से नीचे जैसे पढ़ते जाओगे तो पहले टॉपिक से रिलेटेड दूसरा आएगा, दूसरे रिलेटेड तीसरा आएगा, तीसरे से रिलेटेड चौथा आएगा। तो अपने जो ऊपर वाले टॉपिक है, मतलब जो अपन पहले पढ़ते जा रहे हैं वो टॉपिक क्लियर होना जरूरी है।
अगर वो टॉपिक क्लियर रखोगे तो आगे वाली चीजें अपने पास में आसानी से होती चली जाएंगी। अपन बात करें इसकी पूर्णांक की, इंटीजर्स की, तो इसमें क्या होता है कि जो पूर्ण संख्या है, इससे पहले वाला जो टॉपिक है, इससे पहले वाला क्या अपने पास में पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्याओं का अपन -b शामिल कर लें, अगर अपन पूर्ण संख्याओं का क्या शामिल कर लें, -b, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। यानी कि यदि पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक यदि पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक भी साथ ले लें तो संख्याएं क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। ठीक, तो इनको अपन किससे डिनोट करेंगे, पूर्णांक को अपन डिनोट करते हैं किससे, भाई इसका क्या है लेटर आई, तो आई से डिनोट करेंगे। और ये क्या क्या होंगी, तो मान लो 3 2 1 0 1 2 3, तो 0 की इधर वाले क्या होंगे प्लस और इधर वाले क्या होंगे माइनस, तो ये -1 -2 -3, तो ये क्या होता है अपने पास में, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, नंबर 4 टॉपिक है अपने पास में धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, तो वही बात कि जहां पे जो संख्या आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, प्लस वाली होंगी। तो यानी कि वो इंटीजर्स जो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस वाले होते हैं, वो क्या कराते हैं, धन पूर्णांक कराते हैं। तो इनको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आएंगे कि प्लस वाली संख्या होगी, इसको आई से ही डिनोट करेंगे, लेकिन एक ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस मिलेगा अपन को, तो प्लस आई से डिनोट करेंगे इसको, और ये 1 0 1 2 3 पूरा ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये तो क्या होगा अपने पास में पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर होता है सेकंड ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेम वही चीज यहाँ पे होती है, आपकी बार यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इनको किससे डिनोट करेंगे अपन, फिर माइनस से होंगे, तो 0 1 2 3, और ये सारे क्या होंगे, माइनस वाले होंगे। तो ये हो गया अपने पास में दोनों, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। नंबर 5 हो गए, नंबर 6 परिमेय संख्याएं, और इनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक। परिमेय संख्या क्या होती है कि जो बटा वाली संख्या होती है, जिनको अपन क्या लिखते हैं, मान लो अपन ये लिख दिया 1/2, या फिर ये लिख दिया अपन ने 4/5। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो क्या हो जाएगी कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है। क्या कहलाती हूं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और यहां पे जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि अपन इन संख्याओं को लिख तो देंगे, यानी डिनोट करें अपन, तो किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, या फिर आर से लिख सकते हो, कैपिटल आर से। तो इनको अपन लिखते हैं P/Q के रूप में। लेकिन यहां देखो P और Q दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, P और Q यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने की है कि जो नीचे वाला क्या है अपने पास में, Q, ये नहीं होना चाहिए बराबर किसके, 0 के। तो फिर अपन इसको क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे, यानी रेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है नंबर 6 7, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं।
क्या बोलते हैं? इर्रेशनल। ठीक है, इसका उल्टा होती है भाई, ये परिमेय है और ये क्या होती है? अपरिमेय। तो इसका उल्टा होती है, इनको अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इनको अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ जो डिनोट करने का तरीका होता है, इनको अपन क्या लिखते हैं? जैसे मान लो ये होती सारी की सारी रूट वाली संख्या है, √2, √3, √5, ये सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। याद रहेगा, अपरिमेय संख्याएं रूट वाली संख्या होती है और परिमेय संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में होती है। बटा वाली संख्या जितनी भी होती है वो क्या होती है? परिमेय होती है, और अपरिमेय क्या होती है? जो रूट में आती है। यहाँ एक छोटा सी चीज और होती है कि जो पाई की वैल्यू होती है, पाई भी अपना क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जो अपना इसकी जो वैल्यू आती है वो आती 3.14 या फिर 22/7, ये दोनों ही लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगर वैसे पढ़ेगी भी बटा वाली संख्या तो हम क्या लिख रहे हैं? परिमेय संख्या लिख रहे हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होती है, क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं और वास्तविक संख्याओं की, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, कोई भी संख्या है, चाहे वो परिमेय हो या फिर वो क्या हो? अपरिमेय, सारी की सारी जितनी भी होती है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि वो संख्याएं या संख्याओं का ऐसा समूह, चाहे तो या तो परिमेय हो या फिर क्या हो? अपरिमेय, क्या कहलाती है? वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, दूसरी, इसके बाद में इसका फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें वास्तविक संख्या से रिलेटेड, तो पहला अपने पास में आता है क्या? सम संख्या। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं? सम को जानते हैं, इवन बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर। ठीक है, क्या होती है? बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि संख्याएं जो किससे डिवाइड हो? 2 से, और कैसी? पूरी पूरी। ठीक है, तो वो संख्याएं जो 2 से पूर्ण से विभाजित हो वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। फिर इसका दूसरा नियमन, तो वो क्या होगा? विषम संख्या। वो क्या होगी? ओड। इसको अपन क्या बोले कि वो संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ली जाए, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गए तो वास्तविक संख्या, यानी कि संख्याओं का समूह या फिर वो संख्याएं, चाहे तो या वो परिमेय हो चाहे वो कैसी हो? अपरिमेय हो, सारी की सारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। सम, जिसमें या वो संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। और तीसरा आपके पास क्या है? विषम संख्याएं। तो वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। इनके एग्जाम्पल सम के क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, ये तो क्या होते हैं? सम के एग्जाम्पल होते हैं। और अगर विषम की बात करें तो 3, 5, 7, 11, ये क्या होते हैं? सारे के सारे विषम संख्या होती है। ठीक, अब अपन बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं क्या होगी? कि वो संख्याएं जिनमें स्वयं और एक, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि वो संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाज्य ना हो, किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हो।
क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो 3, 5, 7, 11। भाई 3 में भी एक का भाग तो सब में जाएगा, उसकी कोई टेंशन है ही नहीं। 3 में सिर्फ 3 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 5 का 5 में जाएगा और किसी का भाग ही नहीं जाएगा। 7 का 7 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। 11 में 11 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो ये संख्या क्या होती है? सारी सारी प्राइम नंबर होती है। फिर अपन बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। इनको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सेम वही चीज है इस वाली। यहां पर क्या लिखा है कि वो संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। बात अपन किसकी कर रहे हैं? भाज्य संख्याओं की। तो वो संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी एक और अन्य संख्या से क्या होती हो? विभाजित होती हो। मतलब उसमें एक का भाग भी जाना चाहिए, स्वयं का भाग भी जाना चाहिए और एक संख्या और हो जिससे वो क्या होती हो? विभाजित होती हो। तो फिर वो संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। याद रहेगा कि वो संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी एक और अन्य संख्या का भाग जाता हो, क्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, चलता रहेगा ऐसे। तो ये सारी की सारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गुणक और गुणज की। देखो बिल्कुल इजी है, लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी बार काम में आता है और काफी जगह काम में भी आएगा। इसके बाद एलसीएम और एचसीएम और पढ़ेंगे तो उसमें भी काम में आता है। देखो गुणन क्या होता है और गुणज क्या होता है। मान लो ये अपने पास में कोई संख्या है x, अपन इसका भाग दे रहे हैं किसमें? y में। ठीक है। तो यहां जो y है वो तो कराएगा अपना क्या? गुणज। और यहां पर x जो है इसको अपन बोलेंगे गुणक। ठीक है। तो गुणक अपन किसको बोलते हैं? जिस संख्या का भाग देते हैं। वो तो क्या कहलाएगा अपने पास में? गुणक। और अगर गुणज की बात करें तो फिर जो संख्या क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ठीक। यानी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं यहाँ पे? x का। तो वो तो क्या कराएगा? अपना गुणक कहलाएगा, इसको हम गुणक बोलेंगे। और जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं? y में। यानी जिस संख्या में जो संख्या विभाजित हो रही है, जिसके अंदर भाग जा रहा है, वो क्या कहलाएगी अपने पास में? गुणज कहलाएगी। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? गुणक और y क्या हो जाएगा? गुणज। अगर हम बात करें मान लो 2 के गुणज निकाल रहे हैं अपन, 2 के गुणज, तो 2 का गुणज क्या होगा? 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। यानी कि इन सभी संख्याओं में 2 का क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। ये क्या कहलाएंगी? 2 की गुणज कहलाएंगी। या फिर मान लो अपन 4 की गुणज बोले, या मान लो 11 की गुणज बोल रहे हैं हम कि 11 की गुणज निकालो, तो 11 की टेबल लिख दो। 11, 22, 33 ऐसे आगे चले जाएंगे। तो ये 11 के गुणज हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 2 के गुणज हो जाएंगे। तो आगे समझो कि गुणज क्या होता है, गुणज क्या होता है। तो गुणज तो होता है जिसके अंदर हम भाग देते हैं, और गुणज क्या होता है? जिसका अपन भाग देते हैं। यहाँ पे x क्या हो गया? गुणक, और y क्या हो गया? यहाँ पे गुणज। ठीक है। अब देखो दूसरी पर बात करते हैं फैक्टर की, गुणनखंड की। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर देखो कोई भी संख्या ली अपन ने, वो संख्या या वो संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात शेष कुछ भी ना बचे।
वो क्या कहलाते हैं, वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक, मान लो अपन किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, अगर उस संख्या का भाग दे रहे हैं जिस संख्या में, तो भाग अगर पूरा पूरा चला जाए, शेष अपने पास में क्या हो, कुछ भी ना बचे, तो फिर अपन जिस संख्या का भाग किया है अपन ने, वो क्या कहलाएंगे, उसके गुणनखंड कराएंगे। जैसे मान लो अपन 10 में भाग दे रहे हैं, किसका, 5 का, 5 दूनी 10, यहां पे क्या बच गया, 0, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। या फिर अपन ऐसे करें और भी निकाल लें, तो जैसे मान लो कोई संख्या ले लिया अपन ने, मान लो 45 ले लिया, 45 के गुणनखंड निकालो, तो इसे छोटी वाली संख्या ले लो, किस किस के भाग जाते हैं इसमें, मैंने बताया था कि 1 का तो सब में जाएगा, तो 1 तो हर संख्या का गुणनखंड होगा ही। दूसरा 2 का भाग, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो इकाई का क्या है, 5, नहीं जाएगा, 2 का भाग है। 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 या 45, 3 इसका क्या है, गुणनखंड है। 4 का नहीं जाएगा, 5 बच जाएगा ही। ठीक, 5 के बाद 10 का 20, 5 के बाद 6 का, तो 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का 2, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, क्योंकि 9 पंजे 45, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, और किसका जाएगा, फिर 15 का जाएगा, तो फिर अपन किसका देंगे, 15 का। और ये संख्या खुद तो गुणनखंड होती है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड निकाल रहे हो, तो 1 से स्टार्ट करो, वो संख्याएं निकाल दो जिन संख्या का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। तो 1 तो सबका गुणनखंड होता है, 1 और संख्या स्वयं, भाई ये संख्या कितनी थी, 45, तो 45 और 1, ये तो सबके गुणनखंड, ये तो स्वयं संख्या गुणनखंड होती है, और 1 सबका गुणनखंड होता है। अब हमको 1 से और 45 के बीच में वो संख्याएं निकालनी है जिनका भाग 45 में पूरा पूरा जाता है। तो क्या क्या मिली अपन को, 3, 5, 9 और 15, तो ये सारी की सारी संख्याएं 1, 3, 5, 9, 15, 45, ये सारी की सारी संख्याएं किसका गुणनखंड है, 45 का। ठीक है, और संख्या ले लो, मान लो निकाल रहे हैं किसका, 95 का निकाल रहे हैं, या मान लो 90 ले लिया अपन ने, तो 90 1 का तो होगा ही, 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 3 3 9, 3 का भी जाएगा, 4 का 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 10 नहीं जाएगा, 5 का तो जाएगा ही, क्योंकि इकाई क्रम क्या है, 0, तो 5 क्रम 5, और कितने बच जाएंगे, 4, 40, 5 8 40, फिर 6 का 6 क्रम 6 और 6 पंजे 30, 6 का भी चला जाएगा। ऐसे फिर 7 का देंगे, 7 का ही जाएगा, 8 का 8 क्रम 8 8 का भी जाएगा, 9 का 9 90 होता ही है। ठीक है, 10 का भी जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का 15 6 90 15, ऐसे पर निकालते चले जाएंगे जहां तक पे बन जाएंगे। ठीक है, तो वो इसके क्या होंगे, सारे के सारे गुणनखंड होंगे, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, यहाँ भी ये इसके क्या है, गुणनखंड है। तो ये होता है अपने पास में क्या, फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर। देखो अब एक छोटी सी चीज और आती है यहाँ पे, फैक्टर से रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है अपने पास में। मान लो अपने पास में एक तो अपन ने 45 ले लिया, और एक अपन ने क्या ले लिया, 75 ले लिया। ठीक है, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ और एलसीएम। इस वीडियो में अपन इसकी बात करेंगे नहीं, इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के अपन पूरी वीडियो बनाएंगे, जितनी भी इसकी टर्म्स होती है, जितनी भी इसकी क्वालिटी होती है, सारे अपन उसमें पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, कहां से निकालते हैं, क्यों निकलता है, क्या जरूरत पड़ती है, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या इनमें डिफरेंस होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, सारी की सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ ये फॉर्मूला पढ़ लो। तो देखो जब इनका एचसीएफ मान लो आगे अपने पास में एक्स, और एलसीएम आगे मान लो अपने पास में वाई, इनको अपन क्या मान रहे हैं, ए, और ये क्या हो गया, बी। तो इनको लेकर के फॉर्मूला बनता है क्या, कि ए गुणा बी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एक्स गुणा वाई, यानी कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। तो मतलब क्या होगा कि व्यंजकों का गुणनफल बराबर होगा किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम के गुणनफल के। तो ये सूत्र बहुत काम में आएगा, इसको याद रखना कि जो संख्या अपन ने दे रखी है उनका गुणा कर लो,
और फिर उनका जो एचसीएफ और एलसीएम अपने निकाला है उनको गुणा कर लो। ये दोनों क्या आएंगे अपने बराबर आएंगे। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो सही है, अपना एलसीएम और एचसीएफ सही है। और अगर ये बराबर नहीं आ रहे फिर अपने एलसीएम और एचसीएफ में ज्यादा दी गड़बड़ कर दी, फिर अपन उसको दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th वालों के लिए खास करके 10th में इसके ऊपर एक प्रश्नावली चल रही है पूरी फिलहाल। अपन बात करते हैं फ्रैक्शन की यानी भिन्न की। तो भिन्न क्या होती है, देखो अपन परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, इनको अपन किसके रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और यहां जो संख्या होती है Q नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि वो संख्या है जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, उनको अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको अपन बोलते हैं अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है इसको अपन बोलते हैं हर। यानी कि P तो क्या कहलाएगा, अपना अंश कहलाएगा, और Q का कहलाएगा हर कहलाएगा। याद रहेगा कि वो संख्या है जिनको अपन P बटा Q के रूप में लिखते हैं, क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। लेकिन यहाँ कंडीशन ध्यान रखने की ये है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी कि Q जो है हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा फिर ऊपर वाली संख्या रह जाएगी सिर्फ, और ऊपर वाली संख्या रह जाएगी फिर वो क्या बन जाएगा, एक पूर्णांक बन जाएगा। तो ये तो अपने पास में भिन्न होगी नहीं, तो Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास में 0 होना चाहिए, तब अपन इसको क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। और P बटा Q में P बटा Q के रूप में ये होनी चाहिए। ऊपर वाली संख्या क्या होगी अपने पास में अंश, और नीचे वाली क्या होगी हर। फिर इसी का एक पार्ट आता है उचित भिन्न, इसको अपन बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन इसको लिखेंगे किसके रूप में, P बटा Q के रूप में। दूसरी कंडीशन क्या नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो भिन्न की है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, उचित भिन्न की। तो यहां पे जो अपने पास में जो अंश होगा, अंश का जो मान है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अंश यानी P की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी, छोटी होनी चाहिए Q से। तो अगर P की वैल्यू Q से छोटी है तो फिर अपने पास में क्या होगा, उसको अपन बोल देंगे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर भिन्न। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल अगर लिखने की कोशिश करेगा तो मान लो अपन ये लिख दिया 3/5, अब 3 छोटे तो ये क्या हो गया अपने पास में प्रॉपर फंक्शन हो गया, उचित भिन्न हो गई। या फिर अपन बोलते 4/7, तो 4 अपने क्या है छोटा है 7 से, तो ये भी क्या हो गई प्रॉपर फंक्शन हो गया। फिर इसका उल्टा, अगर बात करें किसकी, अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न, तो ये भी सेम रहेगी किसके रूप में, P बटा Q के रूप में। यहां भी कंडीशन यही लगेगी, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। लेकिन यहां पे उल्टी होती है, इसकी उल्टी होती है। यहां पर क्या लिखा था कि अंश का जो मान है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहां उल्टा होता है कि जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। याद हो जाता कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए, मतलब जो P का मान है वो छोटा होना चाहिए किससे, Q से। लेकिन यहां क्या होता है कि Q का जो मान है वो छोटा होता है किससे, P से। तो यहां पर लिख देंगे कि अंश का मान हर से बड़ा हो तो भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो अगर अंश का जो मान है P और Q, यानी कि Q का अंश का जो मान है P का मान वो Q से क्या होना चाहिए बड़ा, तो फिर अपन इसको क्या बोल देंगे, अनुचित भिन्न बोल देंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो ये आ गया 3/2, 5/3, 10/7, ये सारी क्या है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो ये सारी की सारी क्या होती है अपने पास में, अनुचित भिन्न होती है, इम्प्रॉपर फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्लियर। फ्रैक्शन का एक टॉपिक और रह गया अपने पास में, उसको अपन बोलते हैं क्या,
मिक्सड भिन्न, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सड फंक्शन फ्रैक्शन। देखो अगर जो अपने पास में भिन्न जो होती है, भिन्न तो अपन पढ़ चुके हैं कि जो भिन्न होती है उसमें अगर अपन पूर्णांक को शामिल कर लें, यानी कि भिन्न के साथ पूर्णांक भी हो तो वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है। ठीक है, कैसे? जिसको हम बटा सही वाली बोलते हैं, यानी कि 2 सही 1/2। ये तो क्या हो गया अपने पास में पूर्णांक हो गया, और ये क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे मिश्र भिन्न बोलेंगे। और बोलते हैं अपन जैसे 3 सही 2/4, तो ये भी क्या हो गया अपने पास में, ये पूर्णांक हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास में भिन्न हो गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है, ऐसे अपन पार्ट में पढ़ेंगे। अपन जो बेसिक मैथ है, ये बेसिक मैथ अपन पूरी क्लियर करेंगे, और ये पार्ट में अपन पढ़ते रहेंगे। तो इसका जो पार्ट 1 है ये है, आज का पार्ट 1 है। आगे अपन पढ़ेंगे तो पार्ट 2, पार्ट 3 से अपन को मिलते रहेंगे। ये वीडियो काफी अच्छी रहेगी अगर आपको बेसिक मैथ पढ़ना है, मैथ में अपन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अपन को ये पढ़ना पड़ेगा, और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई तो फिर अपन आगे पहुंच पाएंगे। तो आगे अपन को ऐसी और छोटी छोटी जानकारियां हैं मैथ की, वो आगे वाले वीडियो में मिलते रहेंगी। पार्ट 2 पार्ट 3 करके मिलेंगी आपको ये वीडियो। ठीक है, और हाँ प्लीज चैनल को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बोलो कि इसको सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी जो वीडियो है वो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताओ हमें कि हाँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि भी आपके पास वीडियो पहुंच रही है, आप हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपका जो सहयोग है वो जरूरी है, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज करके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको बोलें, ताकि वो हमें आप पता चलता रहे कि आप रेगुलर हमारे वीडियो विजिट करते हैं और रेगुलर हमारे चैनल पे बने हुए हैं। और बेल आइकन को दबा लो, और बेल आइकन के साथ में जो नोटिफिकेशन होता है उसको ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको जब भी हमारी नई वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।